मेहमान से आप लोगों का परिचय कराने जा रहे हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय समाज के लिए और भारतीय परंपरा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। और भारत से बाहर रहते हुए वे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के प्रचार-प्रसार और उसके संवर्धन में लगी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अलका गुप्ता की। अलका जी इस समय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रहती हैं। उनके पति बैंकॉक में एक बहुत बड़ी मल्ट कंपनी में बहुत सीनियर पद पर कार्यरत हैं और अलका जी पिछले कई दशक से बैंकॉक में रह के भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसके तहत तमाम तरह के सामाजिक और कार्यों में व्यस्त हैं। अलका जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते वसींद्र जी और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत आभार। मेरा सौभाग्य है आज इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं आपसे जुड़कर और अनेक विषयों पर हम लोग बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि थाईलैंड और भारत के बीच में एक बड़ा ही पुराना और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। और जब-जब भारत को ज़रूरत पड़ी थाईलैंड की तरफ से, उसको बहुत ही पॉज़िटिव सपोर्ट मिलता रहा है। अलका जी थाईलैंड में भारतीय समाज का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं और आज हम उनसे 2-3 महत्वपूर्ण विषयों पर जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो सवाल यही है कि किस तरह से नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग के माध्यम से वे थाईलैंड के लोगों को जागरूक कर रही हैं, थाईलैंड में जो भारतीय समाज के लोग हैं, उनको जागरूक कर रही हैं और इस अद्भुत जो हमारी विरासत है, उसको और आगे प्रचारित और प्रसारित करने में लगी हुई हैं। अ, वसींद्र जी मैं जो आपका ये प्रश्न है इसमें कुछ बोलने से पहले मैं थोड़ा-सा फ्लैशबैक में जाऊँगी। मेरी ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। लगभग 2 दशक हो गए, 20 वर्षों से मैं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का जो मैं प्रैक्टिशनर हूँ और थाईलैंड से पहले मैं भारत में थी। भारत में दिल्ली, नोएडा जो दिल्ली एनसीआर रीजन का मैं फीमेल विंग की मैं हेड थी, पतंजलि के प्रकल्प को मैं वहाँ पर सँभालती थी। और इसके बाद मैं यहाँ पर थाईलैंड में आकर मेरी अगाथ हेल्थ केयर मेरी कंपनी है जिसका एक ऑफ़िस भारत में है और यहाँ थाईलैंड में बैंकॉक में है। तो अगाथ हेल्थ केयर जो मेरा वेंचर है, अलका गुप्ता अकेडमी ऑफ टोटल हेल्थ जिसका पूरा नाम है। इसका उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य यही था इसका मोटिव था मेरा यही था कि इसके माध्यम से मैं जो हमारी योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ना सिर्फ भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ अपितु जितनी भी हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो भी हमारी जो थेरेपीज़ हैं, जो जिनको हम वहाँ की ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं, जैसे सब थाईलैंड की अपनी कुछ ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं, यहाँ के जितने नेबर कंट्रीज़ हैं, उनकी भी तो मैं कहीं न कहीं पाती हूँ कि सब कहीं एक सूत्र में बंधे हुए हैं। उनका कहीं न कहीं आपस में साम्य हो चाहे एक्यूप्रेशर हम ले लें, एक्यूपंक्चर ले लें, रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे थाईलैंड की बहुत फ़ेमस है जिसका मूल मैं पाती हूँ कि वो हमारे आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा का वर्णन है जिसमें 108 बिंदु होते हैं, जिन बिंदुओं को प्रेशर देने से रोगों का निदान होता था हज़ारों साल पहले से। तो ना सिर्फ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का अपितु जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की चिकित्सा पद्धतियाँ, उन सब का एक इंटीग्रेटिव एक कहना चाहिए कि अ, स्वरूप उसका अध्ययन करना और उसके साथ-साथ लोगों को उसकी जागरूकता लाना क्योंकि लोगों को क्या है चाहिए तो लेकिन एक ऑथेंटिसिटी के साथ उसकी नॉलेज नहीं है, उसका एस्टैब्लिशमेंट, री-एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि पहले तो ये हमारे
रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा ही हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे पिछले 150-200 सालों से चिकित्सा पद्धति में बदलाव भी आया और लोगों की जीवन शैली भी बहुत बदली, तो बीमारियों की संख्या भी बहुत बदली। तो ये सब हमारे रोजमर्रा के जीवन से इन चिकित्सा पद्धतियों का विलुप्त होती चली गई। तो वही एक उद्देश्य मेरा प्रमुख तो ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। तो इसके लिए वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, यूनिवर्सिटीज में, एसोसिएशंस में, कॉर्पोरेट्स में, बच्चों में, हर उम्र के लोगों में अलग-अलग विषयों को लेकर। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि हमारे यहाँ 9 मास चिकित्सा हुआ करती थी आयुर्वेद में। 9 महीने एक माँ और बच्चे की कैसे एक वैज्ञानिक तरीके से पूरी केयर और बच्चा स्वस्थ। तो ये सब चीज़ें जो है इनको फिर से वापस लाना, इसकी महती आवश्यकता है। और इसमें इससे रिलेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं। तो लोग उनकी जो है कहना चाहिए ना कि उसका मूल स्वरूप समझें। आयुर्वेद भी है तो उसको सिर्फ़ एक जड़ी-बूटी की चिकित्सा पद्धति ना समझते हुए उसका जो विशाल जो स्वरूप है, जो उसका वास्ट, उसका जो एक का जो एक मोटो है, मिशन है, आयुर्वेद कहता क्या है, तो उसका इससे संबंधित चीज़ों का प्रचार-प्रसार करना। तो ये अगाध हेल्थ केयर के माध्यम से ना सिर्फ थाईलैंड अपितु भारत और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मेरा कार्य होता है। और लोगों में बहुत एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों की। खासकर कोरोना काल में तो इन चीज़ों ने बहुत विशिष्ट स्थान अपना बनाया, क्योंकि लोगों ने अनुभव किया, लोगों ने इसका लाभ भी प्राप्त किया। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चीज़ें अपने पुरानी चीज़ें अपने पुनः अपने मूल स्वरूप में वापस आ रही हैं। आपने कोरोना की बात की है। भारत में कोरोना का जो असर रहा है, बहुत ही भयावह रहा है। और एक दौर ऐसा भी आया कि पूरी तरह से सारी मशीनरी फेल होती दिखाई दे रही थी और लाखों लोग भगवान के भरोसे छोड़ दिए गए थे। अगर हम थाईलैंड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, तो उसमें आपका उन कंट्रीज में क्या अनुभव रहा है आपका? कितना असर वहाँ रहा और किस तरह के वहाँ की सरकारों ने, वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं ने या मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इस महामारी से आम जनता को निजात दिलाने में मदद की? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ये कोरोना जो महामारी ने ना सिर्फ भारत को अपितु पूरे वैश्विक स्तर पर प्रभावित किया है। और ना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके का जो स्ट्रक्चर डावाडोल हुआ है। थाईलैंड भी उससे प्रभावित था, है और अभी भी है। और सरकार अपने स्तर पर तो ख़ैर पूरा प्रयास कर ही रही है, वैक्सीन ड्राइव है। और यहाँ पर एक अच्छी बात मैंने देखी कि यहाँ पर जो यहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उसको साथ ही साथ मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में उसको शामिल किया गया है। तो लोग उसको भी फ़ॉलो कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम को भी फ़ॉलो कर रहे हैं। और इसमें जो है स्वयंसेवी संस्थाओं की जहाँ तक बात है, तो यहाँ मैं बताऊँ थाईलैंड में हमारा जो भारतीय समुदाय है, इंडियन डियास्पोरा है, बहुत बड़ा है। और बहुत मतलब लार्ज स्केल में वो कैसी भी कोई भी जब बात आती है तो हर एसोसिएशन, वो रीजनल लेवल के भी यहाँ एसोसिएशन है, कन्नड़ के, मलयाली हैं, महाराष्ट्रियन हैं, बांग्ला है, ऐसे करके अलग-अलग स्तर पर भी एम्बेसी के सहयोग से तो बहुत ही बढ़-चढ़ कर सभी एसोसिएशंस इस समय अभी काम कर रहे हैं। लोगों को खाना देना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सप्लाई करना, किसी भी होम डिलीवरी घर तक करना, जो होम आइसोलेशन में। तो मैं मतलब मैं हैरान भी हो जाती हूँ कई बार देखकर कि भारत अपने देश से बाहर आकर भी वो इस भावना के साथ उनको कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम दूसरे लोग के लिए, दूसरे देश के लिए कर रहे हैं या कुछ है। और बहुत बड़ा उनका योगदान है भारतीय समुदाय और एसोसिएशंस का यहाँ पर कोरोना महामारी में लोगों की सहायता करना रूट लेवल पर एक अंतिम व्यक्ति तक वो पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और
रोज मैं देखती हूँ कि कम से कम 8-10 एसोसिएशन हजारों की संख्या में पैकेट्स में खाना बांट रहे हैं, दवाइयाँ जो बेसिक हैं, काढ़े हैं, फ्री में सब ये बांटे जा रहे हैं और बिना अपनी जो है कहना चाहिए चिंता किए हुए कि इस तरह की कंटेंजियस जो बीमारी है उसमें अपनी बिना चिंता किए हुए वो लोग अपने तन मन धन लोग गुप्त दान कर रहे हैं हजारों का, कैसे जिसकी जो भी सामर्थ्य जो जिस स्तर पर भी कर सकता है हमारा इंडियन डायस्पोरा इसमें थाईलैंड में कर रहा है और एम्बेसी का भी उसमें भारतीय जो हमारी दूतावास है उसमें भी पूरा योगदान है दूतावास। आपने चर्चा की कि थाईलैंड की सरकार ने इस महामारी के दौरान बहुत अच्छी तरह से एक इंटीग्रेटेड एफर्ट शुरू किया आयुर्वेद और एलोपैथी को साथ लेके और जहाँ जिसकी आवश्यकता महसूस हुई उस तरह की दवा दी गई। इसके ठीक अगर हम कहें तो उल्टा नज़ारा भारत में देखने को मिला कि आयुर्वेद और एलोपैथी के जो लोग थे, जो कर्णधार थे, वो आपस में एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते नज़र आए, एक-दूसरे की बुराई करते नज़र आए, एक-दूसरे के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते नज़र आए। तो ये जो कुछ भारत में आपको दिखाई दिया इसको आप किस रूप में देखती हैं और इसके लिए किसको ज़िम्मेदार मानती हैं? अ, हाँ, भारत में अभी बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी और ये इसको मैं कॉन्फ्लिक्ट क्या कहूँ, ये तो एक इस तरह की स्वास्थ्य चर्चा बहस होनी ही चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि गलत समय पे हो सकता है, गलत स्वरूप में चीज़ें आई हों, लेकिन आयुर्वेद तो देखिए हमारे यहाँ 5-6 हज़ार साल पुराना हमारे यहाँ की चिकित्सा पद्धति है। तो आयुर्वेद तो देखिए आयुर्वेद का तो 2 लाइनों में ही पूरा सार तत्व है कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकार प्रशमनम च मतलब कि जिसका प्रयोजन ही स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है और अगर विकार व्याधिग्रस्त कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसका प्रशमन कैसे करना है, उसका हमें निदान कैसे देना है। तो आयुर्वेद तो पहले कहते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, आप बीमारी को आमंत्रित ही नहीं करिए। तो अगर हम इस चीज़ को पहले ही समझते और इस चीज़ को हम अपने आम जीवन से जाने ही नहीं देते, तो आज जितना भी अगर भयावहता हमने भारत में देखी तो शायद उसका जो कहना चाहिए कि ग्राफ है और थोड़ा-सा हमें कम दिखाई देता क्योंकि आयुर्वेद एक निसंदेह एक होलिस्टिक और एक इंटीग्रेटिव अप्रोच को लिए हुए चिकित्सा पद्धति। मैं यहाँ एलोपैथी को लेट डाउन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एलोपैथी का अपना एक महत्व है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो महत्व आता है, मैं इसको 80-20 में डिवाइड करती हूँ कि 80% अगर आप अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में विश्वास रखते हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जीवन शैली को अपना आप ठीक रखते हैं, तो हम 80% बीमारियों से बच सकते हैं और बची जो 20% है, उस 20% में क्या बीमारियां होती हैं, वो आकस्मिक होती हैं, एक्सीडेंटल हो सकती हैं, हेरिडिटरी की हो सकती हैं, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनमें हमारा अपना ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। उसमें निसंदेह जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं कुछ, तो उसमें एलोपैथी का स्थान कोई नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पर पहले मैं 80% की बात करती हूँ कि अगर व्यक्ति उस 80% को फॉलो कर लेता है तो वो उस एलोपैथी का देखिए साइड इफेक्ट्स हो या कुछ हो, वो एक जगजाहिर एक फैक्ट है। अगर मैं एक छोटी सी किसी भी एक बीमारी की बात करूँ तो उसमें व्यक्ति आजीवन दवाएं लेता रहता है और डॉक्टर खुद कहते हैं, बहुत ओपनली कहते हैं कि देखिए अब आप इसको लाइफ लॉन्ग आपको बीपी सपोज एक बीपी ही प्रॉब्लम हो गई, अब बीपी में डॉक्टर हमेशा कहेंगे कि ठीक है अब आप इसको लाइफ लॉन्ग इसको आपको दवा लेनी पड़ेगी और इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता, आयुर्वेद कहता है रूट कॉज में जाइए। बीपी की वजह आपकी 10 हो सकती है, बीपी इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, बीपी एक आउटकम है, आपके स्ट्रेस का हो सकता है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बहुत सारा लॉन्ग प्रोलॉन्ग मेडिकेशन हो सकता है, आपका वर्क प्लेस में आपका कोई ऐसा कारण हो सकता है, पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है, ऐसे तमाम कारण है जो आपके ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की बीमारी देते हैं। तो आयुर्वेद कहता है आप रूट कॉज में जाइए, रूट कॉज को जो एलिमिनेट करिए और आपका बीपी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके वहीं पर एलोपैथी कहता है कि नहीं, आप बिना कारण को समझे, बिना सिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स को उन्होंने सुना दवा दे दी, वो सिस्टम में नहीं जाता, सिस्टम में जाने की आवश्यकता है। तो कोरोना काल में ये बहस छिड़ी
बहस छिड़ना ज़रूरी था, लेकिन हो सकता है गलत समय में रहा हो, लोगों को भी लेकिन समझना होगा, समझ रहे भी हैं कि हमें अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में लौटना होगा। वो चूँकि व्यापक है, वैज्ञानिक है, इंटीग्रेटिव है। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ़ बीमारी का मतलब सिर्फ़ दवा नहीं है, ये दोनों दोनों पूरक नहीं है। बीमारी का अर्थ कभी-कभी आपको सिर्फ़ आहार से आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो, कभी आप सिर्फ शारीरिक व्यायाम आपके लिए औषधि बन सकता है, कभी आपके लिए साइकोथेरेपी सिर्फ औषधि बन सकती है, तो ये मरीज़ को पेशेंट टू पेशेंट लाइक करता है कि आपकी क्या औषधि है। इट्स नॉट लाइक दिस कि आपको दवा खानी ही खानी है। आयुर्वेद दवाओं को सबसे लास्ट में रखता है, जब क्रॉनिक होती हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पर्सनलाइज़्ड है, व्यक्तिक है, जस्ट लाइक कि हमारा थंबप्रिंट एक हर एक व्यक्ति का अंगूठा जो होता है वो बहुत इंडिविजुअल और यूनिक होता है, तभी थंबप्रिंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें लगाए जाते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद हर एक व्यक्ति का एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है। वो पूरे यूनिवर्स में हर एक व्यक्ति का अलग है। तो जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है, सपोज़ आपका है, तो आपका अगर एक किसी बीमारी के लिए आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास आओगे, मेरे पास आओगे, तो मैं आपको पहले आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन समझूँगी, उसको वात, पित्त, कफ जो त्रिदोष की थ्योरी है, क्योंकि सम दोषः समाग्नेश सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये 2 लाइनों में जो डब्ल्यूएचओ हमारी जो स्वास्थ्य की परिभाषा देती है कि इट्स नॉट ओनली फिजिकल एब्सेंस ऑफ डिजीजेस, सोशल वेलबींग, आपका हैप्पीनेस क्वोशिएंट, ये सब आपके हेल्थ के पैरामीटर्स में आता है। और ये 2 लाइनें स्वास्थ्य की संपूर्णता को प्रदर्शित करती हैं। तो इन सब पैरामीटर्स में अगर हम टिक करते चले जाएँ, सम दोषः समाग्नेश सम, ये एक बड़ा विषय है, व्यापक विषय है, आगे कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद में ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को संपूर्णता के साथ स्वास्थ्य देती हैं, और पर्सन टू पर्सन उसका जो है प्रोटोकॉल बनता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो यही अलका जी, हाँ, मेरा आपसे 2 इससे जुड़े हुए सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, आपने हैप्पीनेस की बात की है कि हैप्पीनेस अगर है इंसान की लाइफ में, तो तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है, आयुर्वेद कहता है। एलोपैथी में भी इस बात को कहा जाता है, लगभग हर पैथी में कहा जाता है कि अगर आप खुश हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों को वैसे ही रोक लेंगे अपने शरीर में आने से। जी, दूसरी बात जो देखने को मिल रही है कि भारत जाना जाता है आयुर्वेद के लिए, और भारत की जो हज़ारों साल पुरानी एक सांस्कृतिक विरासत है उसके लिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों चीज़ों में आप देखिए तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ भारत का अभी जो कुछ दिनों पहले ग्लोबल इंडेक्स आया है, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत लगभग सवा 100 देशों से नीचे है। तो इससे एक बात साबित हो रहा है कि भारत में रहने वाले लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो बहुत डिस्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत माने एक तरह से डिप्रेशन के दौर से भारतीय गुज़र रहे हैं। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रेटिंग बहुत खराब है। उनसे बेहतर रेटिंग हमारे पड़ोसी मुल्कों की है, जो कि हमसे जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी छोटे हैं और संसाधन के हिसाब से भी बहुत कम है उनके पास। फिर भी उनका हैप्पीनेस इंडेक्स हमसे बेहतर है। और दूसरा जो चीज़ देखने को मिल रही है, चाहे वो कोरोना महामारी हो या आम तौर पर, कि आयुर्वेद ऋषि मुनियों ने इजाद किया था कि मानवता की सेवा करने के लिए। उसका बाज़ारीकरण और व्यवसायीकरण करने के लिए नहीं हुआ था। जब चाहे चाणक्य ने किया हो या उसके पहले तमाम ऋषि मुनियों ने जब आयुर्वेद को एक मानवता की सेवा और मानवता को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, उस ज्ञान को, उन दवाइयों को, जड़ी-बूटियों को। आज जो लोग आयुर्वेद की वकालत कर रहे हैं, भारत में ख़ास तौर से, वे लोग उसका शुद्ध वैसे ही व्यवसायीकरण में लीन हैं, जिस तरह से कि अंग्रेज़ी दवाइयों के जो कारोबारी हैं, वो व्यस्त हैं। तो फिर आयुर्वेद के प्रति जो आम जनमानस में एक सम्मान, एक प्रेम, एक आदर होना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि उसमें कमी आएगी?
क्योंकि आयुर्वेद एलोपैथ में बाज़ारी दृष्टि से अगर देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। नहीं, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ कि इसका पूरा व्यवसायीकरण हुआ है और एलोपैथी के समकक्ष इस बिंदु पर आयुर्वेद को हम रखें। तो देखिए, अगर हम बहुत पहले की व्यवस्था में जाएँ, जब वैद्य लोग हुआ करते थे और वो मरीज़ों का गाँव में बहुत अच्छे-अच्छे वैद्य होते थे और वो इलाज करते थे, तो वो भले ही करेंसी के फॉर्म में ना होता हो, तो प्रथा थी कि कुछ सेर अनाज दे जाते थे, जो जिसका जैसा होता था, तो एक मुद्रा का स्वरूप अलग होता रहा हो भले ही, लेकिन वो कहीं न कहीं एक विनिमय दूसरे तरीके का होता था, तो इलाज होता था और वो जिसकी जैसी सामर्थ्य होती थी, तो वो करते थे। रही बात व्यवसायीकरण की, तो मैं ये कहूँ कि लोगों में जिस तरीके की जो एक प्रमाद आ चुका है, प्रमाद मतलब आलस्य है, पुरुषार्थहीन लोग हो चुके हैं, लोगों को घर बैठे और एक बटन में चीज़ों को चाहने की आदत पड़ गई है। अगर मैं बोलूँ कि अगर भारत में भी जो आयुर्वेद को लेकर आजकल जितना प्रचार-प्रसार हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें अगर सपोज़ कहा जाए कि गिलोय है, मान लीजिए आप गिलोय आप कहा जा रहा है, सरकारें भी कह रही हैं, राज्य स्तर पर भी सरकारें कह रही हैं, बहुत सारे ऐसे पर्स मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि आप काढ़ा बनाइए घर पे, ताज़ी गिलोय उगाइए और आप पीजिए, 365 दिन पीजिए और तरह-तरह की बीमारियों से आप अपना मुक्त रहिए। लेकिन अब लोगों को क्या है कि एक दवा खाकर चीज़ों को ठीक करने की आदत पड़ चुकी है। वो पुरुषार्थ हुँ। नहीं करना चाहते कि दिन में गिलोय तोड़ो, फिर उसको क्रश करो, फिर उसको उबालो, उसको ठंडा होने तक इंतज़ार करो और फिर उसको पियो, फिर परहेज़ में रहो। तो ये क्या है कि जनसंख्या जो है, ज़्यादातर जनसंख्या वो भी महानगरों में जितनी भागदौड़ की जनसंख्या है, तो उनको चाहिए इंस्टेंट, क्विक चाहिए। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ है कि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं, वो एक शास्त्रीय उनकी एक विधि होती है। उस विधि के अनुसार ही जब वो दवा बनेगी तभी उसका पूरा लाभ होगा। अन्यथा आप कुछ भी शीशियों में बंद करके आप बेच दो तो वो कोई लाभ देने वाला नहीं है। इसलिए अगर अगर लोगों तक चीज़ें पहुँच रही हैं, दवाएँ ऑथेंटिक और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैं अपना आपको उदाहरण देती हूँ कि मैं आयुर्वेदिक जीवन शैली में पिछले 24 वर्षों से रह रही हूँ। मैंने 24 वर्षों में एक दवा नहीं खाई, किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ़ किसी भी सिंगल चीज़ के लिए। मेरी पूरी फैमिली और यही चीज़ मैं अपने पेशेंट के साथ भी करती हूँ कि जब वो मेरे पास आता है तो ना सिर्फ़ उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए मैं इलाज देती हूँ, अपितु उसकी पूरी संपूर्ण जीवन शैली बदलने के लिए कि भई तुम्हें दवाइयाँ खानी ही ना पड़े। तो मैंने 24 साल से कोई दवाइयाँ नहीं थी खाई। मेरी बेटियाँ हैं, वो कभी अस्पताल नहीं जाती, वो कोई दवा तो क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो एक उसको फ़ॉलो कर रही हैं, एक प्रोटोकॉल को फ़ॉलो कर रही हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते, हर किसी में इतना मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं है कि वो उन चीज़ों को कर पाए। तो अगर उनको उपलब्धता है बाज़ार में ऑथेंटिक दवाइयों की, अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयों की, तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पर थाईलैंड में आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो भी अच्छी कंपनीज़ की भारत से आती हैं, उनका बहुत लोगों में स्वीकार्यता है और उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। मेरे पास अ, मतलब मैं कोरोना के समय में ही बात करूँ तो कोरोना के समय में कोरोना की जो दवाइयाँ हैं, जितने लोगों ने ली हैं वो सुरक्षित हैं और उनको कोई सिम्पटम छूकर भी नहीं निकला और निकला भी तो उन्होंने बहुत ही हल्के से चीज़ों को अपना ठीक कर लिया, हॉस्पिटलाइज़ेशन की भी नौबत नहीं आई। तो वो साइंटिफिक हैं, वो प्रिवेंशन के पे काम कर रही हैं, वो क्योर में भी काम कर रही हैं और वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में भी काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात कि एलोपैथी मेडिसिन की तरह उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इतने पेशेंट आ रहे हैं कि जिनको स्टेरॉइड्स दी गई, एंटीबायोटिक्स दिए गए, एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स और जो भी दवाइयाँ दी गई और इसके बाद वो जो मेंटल ट्रॉमा है, एंग्जायटी है, फ़ियर है और जो फाइनेंशियल बर्डन है, इन सब के कारण उनके अंदर इतना उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई, उनके शरीर की मतलब इतनी कमज़ोरी की प्रॉब्लम, डिज़ीनेस आई, चक्कर आ रहे हैं लोगों को, लोगों में कॉम्प्लिकेशन बहुत हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर हम देखें तो आयुर्वेद कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर टिकता है। अगर इन सब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है और बाज़ार में अच्छी गुणवत्ता प्रदान अगर उत्पाद हैं, तो उसमें मैं नहीं समझती हूँ कि कोई बुराई है। एंड ऑफ द डे स्वस्थ रहना मकसद है, स्वास्थ्य देना मकसद है और जो है
ये मेरा उसमें विश्लेषण है। अलका जी, एक और हाँ। ज़रूरी जानकारी हम चाह रहे हैं कि आप शेयर करें। आज की तारीख में अगर हम कहें तो थाईलैंड में भारतीय मूल के कितने लोग हैं? और उनका वहाँ मूल कारोबार क्या है? क्योंकि हम जो डेटा देख रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से या अपने कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है, उसमें काफ़ी अंतर है। थाईलैंड हमसे इम्पोर्ट कम करता है चीज़ें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है भारत को। हुँ। तो आप लोग वहाँ हैं और एक उद्यमी की भूमिका में भी हैं, तो आपका क्या अनुभव है? आखिर ये अंतर क्यों है इतना आनुपातिक अंतर? अ, आबादी कितनी है अपने भारतीय मूल के लोगों की थाईलैंड में? आबादी देखिए 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक तो जो थाई इंडियन होते हैं, थाई इंडियन मीन्स कि जो जिन्होंने यहाँ की नागरिकता ले ली है और मूलतः वो लोग भारतीय हैं और एक होते हैं कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर होते हैं और यहाँ पर अपना व्यवसाय या किसी भी जॉब में है, स्किल बेस्ड जॉब में है। तो 2 तरीके के लोग हैं, तो रजिस्टर्ड करीब 1 लाख प्लस लोग हैं यहाँ पर और ज़्यादातर जो व्यवसाय है, वो है जेम्स ज्वेलरी का, यहाँ पर लोगों का जो व्यवसाय है और बाकी मैन्युफैक्चरिंग में भी है, टेक्सटाइल में भी है, बहुत सारी कंपनियाँ जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, इंडोरामा है, ऐसे करके बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ थाईलैंड में टॉप 5 कंपनीज़ में उन्होंने अपना स्थान बना के रखा हुआ है। और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर थाईलैंड में थोड़ा-सा जो है दूसरे देशों का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा है, वो हर एक स्तर पर ज़्यादा है, वो सांस्कृतिक स्तर पर भी मैं कहूँ और जो है व्यापार के स्तर पर भी। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं है कुछ मैं अपने अगर प्रोफ़ेशन की बात करूँ, मेडिसिन की बात करूँ, आयुर्वेद से संबंधित तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्री टू कंट्री मतलब आयुर्वेद में भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिसमें गवर्नमेंट के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि जो मेडिसिन्स यहाँ पर ग्रो होती हैं उनके लिए ही थोड़ा-सा ईज़ी है अदरवाइज़ एक प्रोपोर्शन में एक जो कहना चाहिए देखते हैं आयुर्वेद की मेडिसिन्स में जो प्रोटोकॉल होता है तो उन सब की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि उतना नहीं है जितना हो सकता है और बाकी यहाँ का देखिए खान-पान जो है, खान-पान में यहाँ पर अनाज के नाम पर जैसे चावल यहाँ का जो है स्टेपल डाइट है। यहाँ पर अनाज उतना खाया ही नहीं जाता, ना गेहूँ है, जौ, बाजरा जो जो स्थानीय लोग हैं। तो उस स्तर पर उतना मसाले हमारे यहाँ के जो हैं वो इतना यहाँ पर नहीं लोकल जो स्थानीय थाई लोगों में वो कंज़्यूम नहीं होते। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और जो एप्लायंसेज़ और इन सब चीज़ों में तो अच्छा बिज़नेस है, लेकिन खान-पान में चूँकि साम्यता उतनी ज़्यादा नहीं है तो उस सेक्टर में इतना यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं है और बाकी सांस्कृतिक संबंध ज़्यादा अच्छे हैं थाईलैंड और जो हमारे भारत के हैं। व्यापारिक स्तर में भी इन्वेस्टमेंट है, हो रहा है धीरे-धीरे लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दो कई द्विपक्षीय जो संबंध होते हैं उनमें कई सारी चीज़ें आती हैं हर एक देश की अलग-अलग होती हैं, तो थाईलैंड के साथ भारत के संबंध मैं जैसे कि मैं आयुर्वेद को होलिस्टिक कहती हूँ, उसी तरीके से थाईलैंड और भारत के संबंध भी होलिस्टिक ही हैं, उसमें संस्कृति भी है, उसमें धर्म भी है, उसमें भाषा भी है, म्यूचुअल बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, व्यापारिक भी है और तो ओवरऑल मतलब दीज टू कंट्रीज आर वेरी गुड फ्रेंड्स और एक एक अच्छी समझ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इन दो देशों के 70 साल से ज्यादा के संबंध हो चुके हैं और इसी वजह से भारतीय समुदाय यहाँ पर एक कहना चाहिए एक दूसरा घर मानकर हम चलते हैं हमें कभी ऐसी फील नहीं आती कि वी आर आउट ऑफ कंट्री और हम इसको एक एक दूसरा भारत ही हमें लगता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप अपने देश से बाहर हो दूसरे देश में और आपको एक अपनी देश की ही अनुभूति हो, तो निश्चित तौर पर उस देश की सरकार, वहाँ का जो व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है, उसका कहीं न कहीं उसमें सहयोग और ये चीज़ दिखती है। तो दूसरे स्तर पर संबंध अच्छे हैं।
व्यापार के स्तर पर अगर उसमें। हम टूरिज्म की बात करें, हाँ, अगर हम आपसे टूरिज्म की बात करें तो उसमें भी जो डेटा है अवेलेबल पब्लिक डोमेन में, उसमें इंडियन टूरिस्ट थाईलैंड, बैंकॉक ज़्यादा जाते हैं उनके मुकाबले में, जबकि थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है और बुद्धिज़्म भारत से ही निकल के पूरी दुनिया में फैला, और बुद्ध को लेके और बुद्धिज़्म को लेके पूरी दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। बावजूद इसके, जो अगर हम पर्यटकों की बात करें, टूरिस्ट की बात करें, तो भारत से थाईलैंड जाने वालों की तादाद ज़्यादा है और थाईलैंड से भारत आने वालों की तादाद कम है उनके मुकाबले। तो अगर मैं आपके अनुभव को चाहूँ समझना और साझा करना अपने ऑडियंस को, तो जिस तरह से थाईलैंड की सरकार ने अपने वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया है, टूरिज़्म को प्रमोट किया है, टूरिज़्म के प्रति पूरी दुनिया में एक आकर्षण है। आखिर भारत सरकार भी अगर अपने वहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहे, डेवलप करना चाहे, तो किस तरह का सुझाव आप देती हैं भारत सरकार को? देखिए उसके लिए सबसे पहले तो हम भारतवासियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी चीज़ों की इज़्ज़त देना शुरू करना होगा। हम अपनी चीज़ों को स्वयं एलिवेट नहीं करते हैं, इज़्ज़त नहीं देते हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज़ की बात हो, प्राकृतिक संसाधन हो या किसी भी छोटी चीज़ को मैं यहाँ पर देखती हूँ तो एक छोटी चीज़ को इतना खूबसूरत बना देते हैं और एक छोटे से स्थान को ही इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं और उससे इतना अच्छा रेवेन्यू आता है। हमारे यहाँ तो भारत तो खदान है, अगर हम उस पर और ये मुझे लगता है व्यक्तिगत से ज़्यादा सरकारी स्तर पर भी इसमें हमें सोचना होगा कि कैसे हम उससे सस्टेनेबल ग्रोथ भी होगी क्योंकि अगर हम टूरिस्ट प्लेस हर एक स्टेट की अपनी एक खूबसूरती है, वहाँ के अपने एक लोकेशंस हैं ऐसी, तो अगर ऐसा हम एक ताना-बाना बनाते हैं, तो वहाँ के लोगों को व्यवसाय भी रोज़गार भी मिलेगा और रेवेन्यू तो जो आएगा तो आएगा ही, तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें स्थानीय स्तर पर चीज़ों मतलब अगर लोकल लेवल पर ही आदमी अपना रोज़मर्रा के जीवन को नहीं जी पा रहा ठीक से, तो फिर वो टूरिस्ट प्लेस बनने से उसका क्या होगा? तो पहले हमें स्थानीय स्तर पर उस चीज़ को डेवलप करना ज़रूरी है एस्थेटिकली, फाइनेंशियली उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो विश्व के अलग-अलग देशों को देश के लोगों को जो है आकर्षित करे। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट और लोकल स्थानीय स्तर पर भी लोग चीज़ों का महत्व समझते हैं, देश उनको प्रेम करते हैं, मतलब प्यार होना ज़रूरी है, हमें अपनी चीज़ से प्यार होना ज़रूरी है, तब हम उस चीज़ की सुरक्षा कर सकते हैं और उस चीज़ को हम एक मतलब उसको हम एक सोर्स बना सकते हैं अपने आर्थिक उसका, तो इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा 2 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक डेलीगेशन में आए थे इसी उद्देश्य के लिए कि कैसे बढ़ावा मिले क्योंकि उत्तराखंड में बहुत संभावनाएँ हैं टूरिज़्म की, तो यहाँ से बहुत ही एक फ्रूटफुल बात होकर गई। यहाँ बहुत डेलीगेशन तरह-तरह के जो है कंपनीज़ और यहाँ की मिनिस्ट्रीज़ से मिले और वहाँ पर कैसे जो है हम टेक्नोलॉजी को भी हम उसमें लाएँ और हम कैसे ऐसे करें कि हमारा यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि छेड़छाड़ नहीं करते, मतलब अगर कोई पेड़ बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है, उसी के चारों ओर एक ऐसी चीज़ बनाएँगे कि पेड़ भी खड़ा रहे और उससे हमको आमदनी भी हो। पेड़ काट के हम नहीं करेंगे चीज़ों को, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है। तो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना होगा, स्थानीय स्तर पर पहले लोगों को एक समृद्धता लानी होगी, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देनी होगी, हॉस्पिटैलिटी कैसे की जाए, ये सब छोटे-छोटे कोर्सेज़ करके या वहाँ के लोगों को हम ट्रेन करें, फिर उसको हम एक टूरिस्ट प्लेस बनाएँ। तो मैं मानती हूँ कि भारत नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस पूरे ग्लोब में बन सकता है। हमारे यहाँ इतनी वैरायटी है खान-पान की, पहनावे की जो है पहाड़ों की, नदियों की, पेड़-पौधों की। तो ये हम सरकार अगर इस पर थोड़ा-सा अभी और कर रहे हैं, धीरे-धीरे हो रहा है। हमारे यहाँ सुरक्षा की समस्या है, वहाँ पर जगह-जगह नक्सलाइट्स हैं, कहीं लोग सुरक्षित भी महसूस नहीं करते हैं, तो जब जब लोगों को
सूचनाएं इकट्ठा करते हैं कहीं के बारे में, तो वो सोचते हैं कि भाई हम जाएं तो सबसे पहली चीज है हमारी सुरक्षा, हाइजीन, क्लीनलीनेस। तो ये सब चीजें इन पर काम करने की आवश्यकता है कि हाइजीन कैसे रखें, क्लीनलीनेस कैसे रखें, लोगों को जो है जो जिस चीज के लिए पैसा खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उनको आउटकम उस लेवल का मिले, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। सरकार इस पर और डीपली सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वसीम जी, नमस्कार। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।